हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज मैं आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कशन करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व को कैसे एनालाइज किया जाता है, स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल पोजीशंस को कैसे देखा जाता है और स्लोप को कैसे एनालाइज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व से। अब पोटेंशियल एनर्जी कर्व में हमारे पास आपके सामने जैसे दिख ही रहा होगा कि एक हमारे पास कर्व है। तो इस कर्व का हमें एनालाइज करना होता है कि कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना। तो ये बातें कुछ होती हैं। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, इसको गवर्न करने की जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो अभी अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन में रखी थी। वो क्या थी? वो ये है कि फोर्स जो होती है दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। ये जो एक्सप्रेशन बता रहा है ये पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के अलोंग बता रहा है। इसमें से ये जो डी यू अपॉन डी एक्स है ना, ये क्या होगा? ये स्लोप की इन्फॉर्मेशन देगा। स्लोप ऑफ कौन सी कर्व? यू एक्स कर्व की स्लोप। और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो फोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे फोर्स को कैसे पहचाना जाएगा। तो चलो, हमारे पास जैसे ये जो कर्व है, इस कर्व में सबसे पहले तो मैं ए पॉइंट पे अगर बात करूं, है ना, कि ए पॉइंट पे किस तरह सा यहाँ पर अप्रोच रहेगी। तो या फिर मैं सिंपली अगर देखूं कि अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस कब होंगी या रिपल्सिव फोर्सेस कब बिहेव करेंगी या ज़ीरो फोर्स कब होगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। मैं अगर कहता हूँ कि ये वाला पॉइंट कि हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स जो है ना, वो कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। देयरफॉर नेगेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स कैसा आएगा? ये कैसा हो जाएगा? फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स कैसी हो गई, है ना? फोर्स कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव फोर्स का मतलब हो गया अट्रैक्टिव। नेगेटिव फोर्स का क्या मतलब हो गया? अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो अट्रैक्टिव नेचर हमें कहाँ पर पता लग रहा है, इसके बारे में अब हमें जानकारी इकट्ठी करनी होगी। कि इस ग्राफ में देखो डी, अगर मैं ये एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ये वाला एक पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर जो स्लोप है ना, स्लोप को मैं थोड़ा इंडिकेट करता हूँ इससे, कि इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है ना। कि इस पॉइंट पे जो इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो कैसी है? पॉजिटिव है, इस तरह से। और ये हो गया इस तरह से। अब देखोगे यहाँ पर जो एंगल बना है, ये जो थीटा बना है, ये एक्यूट एंगल है। इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्लोप होती है कर्व की, वो पॉजिटिव होती है। सो इसका मतलब बी और सी के बीच जो कर्व है उसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ऐसा बन गया। इसका मतलब फोर्स कैसी हो गई? फोर्स नेगेटिव है। बी और सी के बीच जो फोर्स है वो कैसा नेचर शो कर रही है? अट्रैक्टिव नेचर शो कर रही है। कैसा नेचर शो कर रही है? अट्रैक्टिव नेचर शो कर रही है बी और सी के बीच। अब अगर मैं कोई और पॉइंट कंसीडर करता हूँ, लेट्स से मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, तो यहाँ पर स्लोप कैसी है? तो इस पोजीशन पे स्लोप के बारे में जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से एक छोटा सा एक टेंजेंट सा ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने एक छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये इसमें आना चाहिए, ऐसे छोटा सा टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। ये एक टेंजेंट है इस तरह से। तो ये टेंजेंट जो है, अब देखो कि कितना एंगल बना रहा है। ये देखो ये कितना एंगल बना रहा है? ये अपट्यूज एंगल बना रहा है। अपट्यूज एंगल, यहाँ पर थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब ए और बी के बीच का जो पोर्शन है, वो जो स्लोप है दैट इज़ नेगेटिव। स्लोप कैसी है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप के कॉरस्पॉन्डिंग ए और बी के बीच अगर मैं बात करता हूँ तो स्लोप कैसी है? स्लोप है नेगेटिव। इसका मतलब हो गया कि डी यू अपॉन डी एक्स कैसा है? नेगेटिव है। सो फोर्स जो होती है वो तो होती है नेगेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये कैसा हो जाएगा? फोर्स हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया रिपल्सिव। पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया? रिपल्सिव इन नेचर, कि यहाँ पर फोर्स रिपल्सिव होगी।
ये बात क्लियर हो गई। डी पॉइंट पे अगर मैं एनालाइज करता हूँ, ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट डी पॉइंट, सॉरी, सो डी पॉइंट हो गया ये। यहाँ पर अगर मैं एनालाइज करूँ तो यहाँ पर स्लोप कैसा होगा, अगेन मुझे एक कर्व, एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ये मैंने टेंजेंट बना दिया। तो इस टेंजेंट में आप देखोगे ये जो टेंजेंट है इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो यहाँ इसकी स्लोप ज़ीरो है। क्या स्लोप है इसकी, यहाँ पर इस पॉइंट की स्लोप क्या है, ज़ीरो है। स्लोप इज़ ज़ीरो एट दिस पॉइंट, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। देयरफॉर फोर्स भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये सारा कुछ डी पॉइंट के लिए वैलिड है। स्लोप ज़ीरो हो गई है। स्लोप ज़ीरो होने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है ना, फोर्स ज़ीरो है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ओके, सेम इक्विलिब्रियम सिचुएशन जब फोर्स, नेट फोर्स जीरो एक्ट करती है ना, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। सेम इक्विलिब्रियम सिचुएशन आप सी पॉइंट पे भी देख सकते हैं यहाँ पर, और सिमिलरली आप बी पॉइंट पे भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे बी सी और डी पॉइंट्स, ये कैसे पॉइंट्स हैं, ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स होंगे। सो पॉइंट बी सी एंड डी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, फोर्स कितनी होगी इन पॉइंट्स पे, ज़ीरो होगी, ना ही रिपल्सिव ना ही अट्रैक्टिव होगी, ज़ीरो होगी। चलिए इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। अब हम और जानकारी इकट्ठी करते हैं कि किस नेचर कैसा होगा इक्विलिब्रियम्स का। इतना तो पता हो गया हमें कि अगर फोर्स ज़ीरो आ जाए, डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब स्लोप की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाए तो फोर्स ज़ीरो है, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। चलिए अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर तीन तरह के हमारे पास इक्विलिब्रियम आएंगे, है ना। एक तो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैं इन सब की वन बाय वन बात करूँगा आपके सामने। तो अगर मेरे पास कोई कर्व इस तरह से आ जाती है, लेट्स से कि मेरे पास एक कर्व है, उसका नेचर कुछ ऐसा है, तो ये जो नेचर है कर्व का, इसमें मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है ना, ये मैंने एक ए पॉइंट इसको कंसीडर कर लिया। इस ए पॉइंट के दोनों तरफ मैं 1 और 2 इस तरह से दो छोटे छोटे पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। अब आप 1 पे देखोगे, हमने कैसा देखा था, 1 किसको बिलोंग कर रहा है, हम अगर देखें तो ए बी का जो बीच वाला पार्ट है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह से बिलोंग कर रहा है। और ए बी के पार्ट में हमने क्या देखा था, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है ना। और तो फोर्स कैसी है, रिपल्सिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, कैसी है, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होगी, है ना, फोर्स पॉजिटिव है। सो फर्स्ट पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको लेट से मैं F1 लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप आया था, वो कैसा आया था, स्लोप आया था नेगेटिव। यहाँ पर जो स्लोप आया था वो आया था नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो डी यू अपॉन डी एक्स था वो लेस देन ज़ीरो आया था यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे। सिमिलरली 2 पॉइंट जो है, पॉइंट 2 पे स्लोप पॉजिटिव आया था, है ना, तो यहाँ पर जो स्लोप आया था ना, ये नेगेटिव था। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि डी यू अपॉन डी एक्स कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा ना। ये देखो 2 पॉइंट और यहाँ पर 2 पॉइंट सेम है, सेम एक्सप्लेनेशन से चलेंगे। बी और सी के बीच का ग्राफ जो है वो मैच कर रहा है। स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स कैसी होगी, नेगेटिव होगी। फोर्स का नेगेटिव होना क्या इंडिकेट करता है कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, इस तरह। तो F2 हो गया यहाँ पर। अब आप देखोगे F1 और F2 दोनों ही किस तरफ ओरिएंटेड हैं, दोनों ही इक्विलिब्रियम की तरफ ओरिएंटेड हैं, मतलब ए पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ए पॉइंट क्या था, ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर नेट फोर्स क्या था, ए पॉइंट पे
है ना। ए पॉइंट पे क्या था, नेट फोर्स क्या थी, 0 थी, मतलब इक्विलिब्रियम था। ए पॉइंट पे इतना तो पता है, इक्विलिब्रियम था। और किस तरह का इक्विलिब्रियम था, स्टेबल था, अनस्टेबल था, वो डिसाइड करेंगे ये फोर्सेस का नेचर। कि अगर हम किसी पार्टिकल को, अगर यहाँ से मैं इस पार्टिकल को उठा के इधर लेके जाता हूँ और छोड़ता हूँ, तो ये जो F1 फोर्स है वो उसको वापस इधर लेके आ जाएगी, है ना। और अगर मैं इस पार्टिकल को इधर लेके जाता हूँ तो F2 फोर्स उसको वापस इधर लेके आ जाएगी, क्योंकि इधर को फोर्स लग रही है ना, तो वापस इधर लेके आ जाएगी। इसका मतलब हम अगर पार्टिकल को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, चाहे लेफ़्ट साइड करें चाहे राइट साइड करें, तो वो जैसे ही हम उसको रिलीज़ करेंगे तो वो क्या होगा, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अटेन कर रहा है, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि पार्टिकल को थोड़ा सा शिफ्ट करें और रिलीज़ करें और पार्टिकल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं, हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। चलिए इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई कि जो ए वाला पॉइंट है वो किसको बिलोंग करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम को बिलोंग करेगा। ठीक, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या क्या बातें सामने आई। पहली बात तो सामने आई कि du/dx क्या था, है ना। फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा, सेकंड पॉइंट पे देखा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस मैं लिख लेता हूँ। पहली बात ये होगी कि पार्टिकल हमेशा एक ही तरफ एक्सेलरेट करेगा, पार्टिकल ऑलवेज एक्सेलरेट टूवर्ड्स पॉइंट ए, है ना। तो ये क्या बताता है कि जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। इट मीन्स दैट द पार्टिकल ट्राई टू अटेन द स्टेबल पोजीशन एट ए, दैट इज it is try to attain the stable position। वो अपनी पोजीशन उसकी स्टेबल है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। आप उसको थोड़ा सा हटा रहे हो, वो वापस ए पे आ रहा है, स्टेबल पोजीशन एट ए, वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे अटेन रहना चाहता है। ठीक है, तो इसकी ना मैथमेटिकल कंडीशंस क्या हैं, मैथमेटिकल कंडीशंस हैं इसकी स्टेबल के लिए कि सबसे पहली कंडीशन तो du/dx 0 होना चाहिए, है ना। जो ए पॉइंट है वहाँ पर स्लोप 0 है, du/0 होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, कि उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर। ये कुछ बच्चों को सेकंड पॉइंट समझ नहीं आता है, उसको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, ना कोशिश करनी है इसको समझने की। कि सबसे पहले देखो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया d/dx ऑफ, कि रेट कैसे चेंज हो रही है, du/dx, ये कैसे चेंज हो रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रेट, कि ये किस तरह से चेंज हो रहा है, स्लोप कैसे चेंज हो रही है, ये हो गया। du/dx क्या था, स्लोप था, कि स्लोप का किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। अगर आप देखते हो कि यहाँ पर फाइनल पॉइंट तो 2 है और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, 1 है। ये है फाइनल पॉइंट और ये है इनिशियल पॉइंट, क्योंकि 1 से होते हुए 2 की तरफ गए ना हम, x इस तरह से आगे बढ़ता है ना, इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन x की ऐसी है ना। तो ये फाइनल पॉइंट कंसीडर होगा और ये इनिशियल पॉइंट होगा। फाइनल पॉइंट पे स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। इनिशियल पॉइंट पे स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। तो चेंज कैसा हुआ स्लोप में, है ना, चेंज इन स्लोप कैसा होगा। आपको याद हो कि ये जो चीज़ है ये क्या इंडिकेट करेगी, रेट ऑफ चेंज। ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज बता रहा है किसका, स्लोप का। याद रहे कि स्लोप भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। पहले तो हमने स्लोप निकाली, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर स्लोप कैसे चेंज हो रही है ना, स्लोप की स्लोप निकालिए कि स्लोप किस तरह से चेंज हो रही है। तो आपने क्या देखा कि स्लोप ऑफ पॉइंट 2 माइनस स्लोप ऑफ पॉइंट 1, 2 पॉइंट पर स्लोप कैसी थी, पॉजिटिव थी, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव थी, ये देखो ग्रेटर देन 0 है।
1 पॉइंट पे स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, ये देखो लेस देन 0 है। तो पॉजिटिव माइनस और ये नेगेटिव स्लोप, तो चेंज कैसा होगा, है ना। तो ये स्लोप तो कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, और ये कैसी है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे बन जाएंगे, नेट क्या आएगा, नेट आएगा पॉजिटिव आएगा, नेट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इस सारे तामझाम का मतलब होगा कि ये वाली बात, ये वाली बात कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जैसे ए पॉइंट पे इंडिकेशन हो रही है। कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अब अनस्टेबल की बात करते हैं। अनस्टेबल के लिए मैं कुछ इस तरह की कर्व लेता हूँ, इस तरह की कर्व लेता हूँ और इसको बिठा देता हूँ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर अगेन मैं 2 पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं, ये हो गया 1.2 और ये हो गया 1.3। 2 पॉइंट तो सेम सिचुएशंस है कि 2 पॉइंट पे स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कि जब मैं यहाँ पर इस तरह से कर्व ड्रॉ करूँगा, कर्व ड्रॉप करूँगा, तो ये कर्व क्या इंडिकेट करेगा, ये कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है, डी यू अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है स्लोप, और स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन के कारण। फोर्स नेगेटिव का मतलब फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करेगी, F2 इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये वाले पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ तो स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है ये हम देख चुके हैं पहले ही, यहाँ पर शायद हमने बात की होगी। थर्ड पॉइंट जो है बी के बाद वाला थर्ड पॉइंट, कुछ आपको नहीं लगता कि इस तरह से मैच कर रहा है जैसे ए और बी के बीच था, है ना, या ये वाला पॉइंट था, ये यहाँ से लेके यहाँ वाली कर्व और ए और बी वाली कर्व एक जैसा ही नेचर शो कर रही हैं, है ना, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऐसा नेचर शो कर रही हैं। तो यहाँ पर स्लोप कैसी है, ग्रेटर देन 0, नेगेटिव है स्लोप, है ना। स्लोप नेगेटिव है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, तो इसका डी यू अपॉन डी एक्स कैसा है, लेस देन 0 है। स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स कैसी होगी, फोर्स होगी पॉजिटिव, तो ये मैंने लिख दिया, फोर्स होगी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, फोर्स होगी पॉजिटिव, इस तरह से। और बी पॉइंट पे कैसी स्लोप है, बी पॉइंट पे कैसी स्लोप है, बी पॉइंट की अगर अंदाज़ा लगाएं तो बी पॉइंट जो है वहाँ पर ये पैरेलल है, तो यहाँ पर होगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्लोप 0 होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा बी पॉइंट एग्जैक्टली। इसका मतलब बी पॉइंट जो है ना, बी पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को। इतना क्लियर हो गया कि बी पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम को। बट कौन सा इक्विलिब्रियम इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में जानेंगे कैसे, कि यहाँ से अगर मैं किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करता हूँ, वो इधर आएगा, और जब वो इधर आएगा तो F3 की फोर्स उसको और आगे धकेल देगी, बल्कि वापस B की तरफ नहीं लेके जाएगी, और आगे धकेलेगी, तो वो पार्टिकल इधर कहीं चला जाएगा। अगर वो लेफ़्ट साइड पर रिलीज़ होता है, इधर आता है, तो F2 की फोर्स उस पर लगेगी, वो ये जो F2 की फोर्स है उस पार्टिकल को और ज़्यादा इधर धकेल देगी, वो उसको वापस B की तरफ नहीं लेके जा रही है। इसका मतलब F2 और F3 फोर्सेस जो हैं ये इस तरह से पार्टिकल पे एक्ट करेंगी कि पार्टिकल दोबारा B पोजीशन पे जा ही नहीं सकता, एक बारी B पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो इसलिए वो इतनी अनस्टेबल पोजीशन है, इतनी अनस्टेबल पोजीशन है कि वहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए कोई पार्टिकल रुक पाता है। अगर रुका हुआ है, थोड़ा सा भी उसको हिला दिया, चाहे लेफ्ट साइड कर दिया या राइट साइड कर दिया, तो वापस उस पोजीशन को कभी भी अटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बी पोजीशन को क्या लिखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिखेंगे। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, तो once displaced from position B, particle cannot attain the position again. So we can write once displaced from B, particle never attain the position again.
पोजीशन बी अगेन, ना ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि बी कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस क्या होंगी, इसकी मैथमेटिकल कंडीशन सबसे पहली तो कंडीशन यही होनी चाहिए बी पॉइंट की कि उसकी स्लोप ज़ीरो होनी चाहिए। तो मैंने डी यू अपॉन डी एक्स लिख दिया ज़ीरो, जो कि स्टेबल की भी थी। सेकंड इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ स्लोप डी यू अपॉन डी एक्स, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये इसमें लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। ये मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया था ग्रेटर देन ज़ीरो, काफ़ी डिटेल में। आप उसी एनालिसिस को फॉलो करके यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि इस केस में कैसा होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो होना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी लेस देन ज़ीरो, या नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, ये होगी हमारे पास सिचुएशंस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तीसरी सिचुएशन आती है मेरे पास न्यूट्रल की। अब न्यूट्रल का बड़ा ही सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल का कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, कि जैसे कोई कर्व मैं अगर ले लेता हूँ, इस तरह से कोई कर्व है मेरे पास, तो ये जो कर्व है इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया सी पॉइंट। तो ये जो सी पॉइंट है इसके दोनों तरफ अगर मैं कोई एक पॉइंट इधर लेता हूँ या इधर लेता हूँ, लेट से 1 और 2, तो दोनों पॉइंट्स पे, दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी कर्व का स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। यहाँ पर भी सी पर भी 1, 2 पे, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, है ना। यहाँ पर भी क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और सी पॉइंट पे भी आपको पता है, सी पॉइंट पे भी कैसा आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, है ना। तो ये जो सी पॉइंट है इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई पार्टिकल जो सी पे रखा हुआ है उसको ज़रा सा डिस्प्लेस करेंगे वन की तरफ, तो कोई भी फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि डी यू अपॉन, ये देखो ये ज़ीरो है ना, डी यू अपॉन डी एक्स ज़ीरो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ फोर्स क्या है, ज़ीरो है ना। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स क्या है, ज़ीरो है। मतलब वन पॉइंट पे भी फोर्स ज़ीरो है, सेकंड पॉइंट पे भी फोर्स ज़ीरो है। और अगर किसी पार्टिकल को ड्रैग करके या थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हम वन पे लेके आते हैं तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, वो वहीं पर रह जाएगा। अगर उसको राइट साइड डिस्प्लेस करते हैं वो 2 पे चला जाएगा, उस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो वहीं पर रह जाएगा। इसका मतलब उसकी कोई प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, वो ये सी पे भी न्यूट्रल था, 1 पे चला गया वहाँ पर भी न्यूट्रल पोजीशन में है, और 2 पे चला गया वहाँ पर भी न्यूट्रल पोजीशन में है। ना ही वो वापस आ रहा है, ना ही सी से दूर जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पार्टिकल ना ही सी की तरफ आ रहा है, ना ही सी से दूर जा रहा है, ऐसी सिचुएशंस में ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल कंडीशंस आपके सामने हैं कि डी यू अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, सिंपल ज़ीरो होना चाहिए। ये उसका सिंपल सा कंक्लूजन है पॉइंट सी के लिए। ठीक, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं ना, मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको चीज़ों को मैथमेटिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में इनको समझ सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखो, एग्जांपल में कहता है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट आर हो गया। ए और बी यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। तो पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट corresponding to the equilibrium position of the particle, position of the particle, है ना। और ये भी बताना है कि क्या वो कौन सी इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। चलिए सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन की सबसे पहली बात क्या होती है, डी यू अपॉन डी आर को कैलकुलेट करना, है ना। फिर फोर्स क्या होनी चाहिए, वहाँ पर ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम डी यू अपॉन डी आर कैलकुलेट करते हैं। तो डी यू अपॉन डी आर हो गया, डी अपॉन डी आर, और यू की वैल्यू क्या है, ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। आप सबको आई होप कि डिफ्रेंसिएशन आता होगा। तो
डी अपॉन डी आर, इस तरह से ए कांस्टेंट आ गया, ये हो गया आर की पावर -2 माइनस बी आर की पावर -1, ऐसा आ गया। अब इसको क्या देखेंगे, ए कांस्टेंट आ गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर की पावर -2 क्या लिखा जाएगा, एन एक्स एन माइनस, तो ऐसा लिखा जाएगा, n-1 होता है, फिर माइनस ये आ गया एन एक्स n-1, तो ये ऐसा आ गया। तो यहाँ b भी होना चाहिए या -b, तो ये आ गया -2a अपॉन आर क्यूब माइनस माइनस प्लस b अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया इस तरह से। अभी तो ये डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू थी, तो ये फोर्स हो गया नेगेटिव के साथ। ओके, तो याद रखें हमारे पास डी यू अपॉन डी आर क्या आया है, वो आया है बी अपॉन आर स्क्वायर नेगेटिव 2a अपॉन आर क्यूब, ये आया है डी यू अपॉन डी आर। अब डी यू अपॉन डी आर मतलब स्लोप निकाल लिया, स्लोप से हमने फोर्स निकाल लिया, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्लोप क्या होना चाहिए, डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमने मैथमेटिकली सीखा हुआ है। तो कंडीशंस क्या होती हैं कि डी यू अपॉन डी आर क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अगर ज़ीरो होगा मतलब स्लोप क्या है, ज़ीरो है, तो तभी वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो ये सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू को हम अब ज़ीरो पुट करेंगे। चलिए करते हैं, पुट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो लेट मी राइट पुट डी यू अपॉन डी आर इक्वल्स टू ज़ीरो। जब मैं इसको ज़ीरो पुट करता हूँ, इसका मतलब बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, तो ये आ गया आर स्क्वायर, तो ऐसा आ गया, ये आ गया बी अपॉन 1 2a अपॉन आर इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, तो ये आ गया b माइनस 2a अपॉन आर इक्वल्स टू ज़ीरो। सो b इक्वल्स टू 2a अपॉन आर। सो यहाँ से हम r की वैल्यू, जिसको हम r0 भी लिख सकते हैं, वो कितना आ गया 2a अपॉन बी। सो इस पोजीशन पर हमें क्या मिलेगा कि r कौन सा, r इक्वल्स टू r0 पे, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2a अपॉन बी हैं, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर इस पोजीशन पे, कर्व की इस पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा, वी गेट इक्विलिब्रियम, वी गेट इक्विलिब्रियम एट दिस पोजीशन। एट दिस पोजीशन। ठीक, अब इक्विलिब्रियम तो पता लग गया कि इस पॉइंट पे होगा, वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, उसके बारे में भी हमें जानना है। तो अगर स्टेबल है तो उसकी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव कैसा होगा। ये कंडीशन है स्टेबल के लिए, तो पहले स्टेबल के लिए चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं होगा तो फिर अनस्टेबल के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू ये है हमारे पास, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो डी अपॉन डी आर, और क्या था, बी अपॉन आर स्क्वायर, बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a अपॉन आर क्यूब, 2a अपॉन आर क्यूब। ये इसको देखेंगे अब, b तो कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, r की पावर -2 का, फिर 2a कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, r की पावर -3 का। सो ये आ जाएगा nx n-1, तो ऐसा हो गया, फिर -2a, ये आएगा nx n-1, ये हो गया n, ये x n-1 तो -4 हो जाएगा इस तरह से। सो वी हैव -2b अपॉन आर क्यूब, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6a अपॉन आर 4, ये आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, सेकंड डेरिवेटिव की, है ना, डी आर स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है। अब देखना है कि ये जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, कि इस पोजीशन पे ये जो हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो आर की वैल्यू 2a अपॉन बी हमें अब सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट आर इक्वल्स टू 2a अपॉन बी, तो इसमें हम अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। ओके,
उससे पहले अगर मैं ऐसे ही इसको आइडिया लगा के देखूं, वो तो हो गया एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो अगर मैं ऐसे आइडिया लगा के देखूं तो देखते हैं कैसा सिचुएशन है। ये है 1/r³ तो कॉमन आ सकता है यहाँ से, या तो -2b, चलो मैं ये ले लेता हूँ, r कॉमन लेता हूँ, ये r4 आ गया, 2b, तो ये r आ जाना चाहिए यहाँ पर, और +6a आ जाना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए ये d²u/dr²। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आई ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको चेक करना पड़ेगा, ये डिसाइड करेगा कि d²u/dr² पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा। ये अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो ये क्या हो गया, -2br + 6a, लेट्स से ये कैसा हमें रिजल्ट दे रहा है। देखते हैं इसमें हमारे पास और क्या आया था, r0 = 2a/b। सो r = मेरे पास आया था 2a/b। चलिए इसको अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास आएगा -2b, r की जगह क्या लिख दूँ, 2a/b + 6a/r⁴। b से b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास, -4a + 6a/r⁴। और ये कितना आ गया, 6a - 4a = 2 टाइम्स ऑफ a/r⁴। सो d²u/dr², ये कैसी वैल्यू आई है, >0 वैल्यू आई है। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को बिलोंग करेगा, है ना, कि हमारे पास ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई है, एक तो ये वाली, और सेकंड डेरिवेटिव है जो सेकंड डेरिवेटिव >0 आया है। सो दिस पॉइंट्स बिलोंग्स टू, ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट बिलोंग्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरह से चेक, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो फिर आप दूसरा चेक करते, है ना, इस तरह से आपको चेक करना ही पड़ता। तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये छोटा सा डिस्कशन रखा है। आई होप को बहुत ही वैल्यूएबल लगा होगा आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम इन टॉपिक्स को समझ रहे हैं तो नो डाउट पढ़ाई बोरिंग होती है, नो डाउट पढ़ाई मुश्किल लगती है, बट चीज़ें समझने के बाद, चीज़ें सीखने के बाद जब आपके नंबर आते हैं, जब आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, आप डॉक्टरी की तरफ जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, तो आपको यही चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी कि हमने सही टाइम पे सही पढ़ाई की। अदरवाइज़ आप पढ़ोगे, बाद में भी पढ़ोगे, मजबूरी में आपको पढ़ना ही पड़ेगा ज़िंदगी में, लेकिन उस टाइम शायद आपका दिमाग कहेगा कि हमने सही टाइम पे सही पढ़ाई नहीं की, सही टाइम पे सही वीडियो नहीं देखी। तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे कि वीडियो जो जेन्युइन लेक्चर होता है उसमें कोई गाली गलौच नहीं होना चाहिए, उसमें कोई जोर जबाटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो हैं, डांस होता है ना, मतलब आप सब जानते हैं कि क्या क्या, मतलब टीचर रो रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, ऑल्दो कि आई एम इन कनाडा, मैं कनाडा में बैठा हुआ हूँ अपने फ्री टाइम में, आज संडे है मेरा यहाँ, तो मैं अपना एक जो मेरे को चीज़ आती है मैं अपने लाइफ में उसको अपने साथ रखने के लिए मैं अपनी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूँ कि ज़िंदगी में किसी के काम तो आएंगे। लेकिन इंडिया के हालात तो मुझे दिख रहे हैं कि यूट्यूब पे आके टीचर फेमस होने के लिए रो रहे हैं बच्चों के सामने, बच्चों को बोल रहे हैं हेल्प करो, है ना। तो बच्चों आप उनकी हेल्प कर रहे हो, अपनी हेल्प करो। आपके पास कुछ 8 महीने हैं, कुछ 7 महीने हैं, कुछ अपनी हेल्प करो, अपनी ज़िंदगी की हेल्प करो, वो अपनी हेल्प खुद कर लेंगे। रोने से हेल्प नहीं होती है। पता नहीं मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं भी टीचर हूँ,
है ना, रोना बिलखना, बहुत सारी वीडियो, क्योंकि यूट्यूब आपको पता है एक टीचर रो रहा है तो सजेस्टेड वीडियो भी रोने वाली ही दिखा देता है कि देखो दूसरा टीचर भी रो रहा है, देखो तीसरा टीचर भी रो रहा है। एक टीचर गाली निकाल रहा है तो दूसरा टीचर भी देखो गाली निकाल रहा है, देखो तीसरा टीचर भी गाली निकाल रहा है ना। फिजिक्स वाला अन अकेडमी को गाली निकाल रहा है, अन अकेडमी वाला फिजिक्स वाले को गाली निकाल रहा है। तो यार आप टीचर हो, आप गालियाँ निकाल रहे हो तो आप टीचर थोड़ी हो फिर। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप टीचर हो तो आप गालियाँ नहीं निकालोगे, अगर आप गालियाँ निकाल रहे हो तो आप टीचर नहीं हो, है ना। और जो गालियाँ सुनने के लिए बच्चा बैठा हुआ है वो स्टूडेंट नहीं है, सीधी सी बात है। तो आपको अच्छा कंटेंट फॉलो करना है, अच्छी नॉलेज गेन करनी है, टू द पॉइंट, टाइम फ्रेम में रहते हुए, ना कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया, उस टीचर ने ये कह दिया, वो छोड़ के चला गया, पता नहीं क्या ज़माना चल रहा है। टीचर हो, टीचर की एक हैसियत है, उसको बरकरार रखना चाहिए, है ना। टीचर की एक डिग्निटी है, उसको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने ये तोड़ मरोड़ के जो हंगामा करते हैं, इट्स वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड। एनी हाउ, यू आर स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं अपने आप को, आपका टारगेट क्या है। आपको वैसी वीडियोस देखनी है कि आपको पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है। डिसीजन आपका है। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।